जय हिंद फ्रेंड्स। स्वागत है आपका। आज हम सीखने वाले हैं कि देशांतर रेखा क्या होता है, यानी कि लॉन्गिट्यूड क्या होता है। इसके पहले जो हमने सीखा था वो अक्षांश रेखा सीखा था, यानी कि लैटिट्यूड के बारे में हम सीखे थे। आज हम सीखने वाले हैं देशांतर रेखा के बारे में, यानी कि लॉन्गिट्यूड के बारे में। देखिए, ध्यान दीजिए। ये क्या है? मान लीजिए कि यह है कि पृथ्वी। मान लीजिए यह एक पृथ्वी है। हम आपको बताए थे कि पृथ्वी को दो बराबर भागों में बांटने वाली रेखा को क्या बोलते हैं? विषुवत रेखा। इसके पहले हम आपको बताए थे कि पृथ्वी को दो बराबर भागों में बांटने वाली रेखा को क्या बोलते हैं? विषुवत रेखा बोलते हैं। लेकिन आज हम देखने वाले हैं कि देशांतर रेखा क्या होती है। इसे मान लीजिए यह है उत्तरी ध्रुव, यह है दक्षिणी ध्रुव। अब देखिए, उत्तरी ध्रुव से दक्षिणी ध्रुव तक खींची गई जो रेखा कहलाती है देशांतर। मेरे कहने का मतलब यह है कि यह क्या है? पूरब है। यह कौन है? पश्चिम है। उत्तर, दक्षिण। उत्तर से ले उत्तर से दक्षिण, उत्तर से लेकर दक्षिण तक खींची गई जो रेखा कहलाती है देशांतर रेखा कहलाती है। यानी कि नॉर्थ पोल से साउथ पोल तक खींची गई रेखा को क्या बोलते हैं? देशांतर रेखा, यानी कि लॉन्गिट्यूड। अब देखिए, फिर वही नॉर्थ पोल से एक और रेखा साउथ पोल तक खींची जाती है। ऐसे बहुत सारी रेखाएं खींची गई है देशांतर रेखा की। तो कुल टोटल कितनी देशांतर रेखाएं खींची गई है पृथ्वी पर? हमने अक्षांश रेखा को पढ़ा था कि कुल पृ- पृथ्वी पर कुल टोटल कितनी अक्षांश रेखाएं खींची गई हैं? हमने पढ़ा था कि कुल टोटल 181। 90 इधर, 90, 180। और ये जो 0 डिग्री विषुवत रेखा है उसको जोड़ देंगे तो कितना टोटल हो जाएगा? 181 अक्षांश रेखा हो जाएगा। टोटल कितना हो जाएगा? 181 अक्षांश रेखा हो जाएगा। अब देशांतर रेखा को समझते हैं कि देशांतर रेखा पे कुल टोटल कितनी अक्षांश रेखाएं खींची गई हैं। कुल टोटल पृथ्वी पर कुल कितनी देशांतर रेखाएं खींची गई हैं पृथ्वी पर? सबसे पहले तो कोई भी वृत्ताकार या गोलाकार वस्तु कितनी डिग्री की होती है? कोई भी वृत्ताकार वस्तु या गोलाकार वस्तु कितनी डिग्री की होती है? जैसे मान लीजिए वृत्त, ये गोला है तो ये कितना डिग्री का होगा? 360। कैसे? कैसे 360 होगा? मान लीजिए कोई गोलाकार वस्तु है, यहाँ से और यहाँ से अगर हम लाइन खींचे तो यहाँ पर कौन सा कोण बन रहा है? 90 का। फिर यहाँ से अगर इस लाइन को मिलाएं तो 90, 90, 90, 180। इसी प्रकार से नीचे भी डालें तो इधर भी 90, इधर भी 90। इसमें चार भाग आपको दिख रहा है 90, 90 का। तो जब 90 में जब 4 का गुणा करेंगे कितना आएगा? 360। यानी कि कोई भी वृत्ताकार या कोई भी गोलाकार वस्तु 360 अंश की होती है, यानी कि 360 डिग्री की होती है। यानी कि पृथ्वी जो है वो, पृथ्वी यानी कि वृत्त, वृत्त यानी गोला, तो कोई भी गोलाकार वस्तु कितने अंश की होती है? 360 अंश की होती है। तो ठीक उसी प्रकार से हमारी पृथ्वी पर भी एक एक डिग्री के अंतराल पे, देखिए, एक एक डिग्री के अंतराल पे, एक एक डिग्री के अंतराल पे कुल टोटल 360 देशांतर रेखाएं खींची गई हैं। कुल टोटल कितनी देशांतर रेखाएं खींची गई हैं? कुल टोटल 360 देशांतर रेखाएं खींची गई हैं। कैसे? क्योंकि देखिए, अभी हमने देखा कि कुल कोई भी वृत्ताकार वस्तु कितने अंश की होती है? 360 अंश की, यानी कि 360 डिग्री की होती है। तो कुल टोटल कितनी देशांतर रेखाएं खींची जाएंगी पृथ्वी पर? 360 देशांतर रेखाएं खींची जाएंगी। अब पृथ्वी को 360 डिग्री घूमने में कितना समय लगता है? पृथ्वी को एक चक्कर लगाने में कितना समय लगता है? 24 घंटे का। इस
इसके बारे में भी हम चर्चा करेंगे। अब देखिए, जैसे अभी हमने सीखा था कि विषुवत रेखा 0 डिग्री पर होता है, जो पृथ्वी को दो बराबर गोलार्ध में बांटता है, एक उत्तरी और दक्षिणी। उसी प्रकार से 0 डिग्री भी देशांतर रेखा तो कहीं तो बनता होगा ना, जो पृथ्वी को पूरब और पश्चिम में बांटता होगा। विषुवत क्या करता है कि उत्तर और दक्षिण में पृथ्वी को बांट रहा है। उसी प्रकार से देशांतर भी तो 0 डिग्री पर होगा कोई, जो पूरब और पश्चिम को दो बराबर भागों में बांटता होगा। तो है लंदन के पास। लंदन, सबसे पहले तो लंदन, आप अगर हमारी वीडियो देख रहे हैं इस टाइम पे, तो आपके सामने कम से कम दो मैप होने चाहिए, दो मानचित्र का आपके पास होना चाहिए दीवार पे, चाहे आपके सामने, अगर आप जहाँ पढ़ रहे हैं। ऐसा इसलिए क्योंकि अगर मैं आपसे पूछूं कि इस वृत्त यानी कि इस पृथ्वी पर लंदन कहाँ पर है, मैं आपसे पूछूं कि इस पृथ्वी पर लंदन कहाँ पे है, तो आप मानचित्र का यानी कि मैप का प्रयोग करके आप बता सकते हैं कि लंदन कहाँ पे है। देखिए लंदन क्या है, लंदन ब्रिटेन की राजधानी है। अभी मैं आपको बता रहा हूँ, देखिए मैप आपको बिल्कुल आपके पास होना चाहिए, क्योंकि देखिए जब आप इस पृथ्वी को ब्लैक बोर्ड पे देखेंगे और मैप में देखेंगे, तो इससे आपको बहुत ज़्यादा ही समझ में आएगा। बहुत ज़्यादा, बहुत बहुत ज़्यादा, मतलब हमें, मेरा ये पर्सनल एक्सपीरियंस है। देखिए मैं क्या करूँ, आप क्या करिए कि जब मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, मैप खोल लीजिए और इसको मैप में देखिए और बताइए कि लंदन कहाँ पर है, लंदन कहाँ पे है। ऐसा इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि जब आप दोनों को कनेक्ट करके पढ़ेंगे तो आपको बहुत ज़्यादा समझ में आएगा, बहुत ज़्यादा समझ में आएगा, ठीक है ना। तो अब देखिए, मैप भी दो प्रकार का होता है, मैप भी दो प्रकार का होता है, जिसमें से विश्व राजनीतिक मैप जो होता है, दो प्रकार का, एक विश्व राजनीतिक मैप और एक जो होता है विश्व भौतिक मैप। देखिए विश्व राजनीतिक मैप जो आपको दीवार पे तो टांगना ही टांगना चाहिए, ऐसा इसलिए मैं बोल रहा हूँ। देखिए विश्व राजनीतिक मैप में आपको सारी देश की सीमाएं, सारे देश की राजधानियां, सारे देश के राज्य जो छोटे छोटे शहरें हैं उनको भी दर्शाया रहता है आपको इसमें, राजनीतिक मैप में, विश्व राजनीतिक मैप में। तो इसको आपको दीवार पे टांगना चाहिए। और एक और जो है जिसको हम विश्व भौतिक राजनीतिक विश्व भौतिक मैप बोलते हैं, उसमें क्या क्या होता है, उसमें आपको झील नदियाँ, पर्वत, पहाड़, ये सब चीजें आपको पूरे विश्व का आपको किसमें देखने को मिलेगा, विश्व भौतिक मैप। तो इस प्रकार से राजनीतिक मैप और भौतिक मैप आपके पास बिल्कुल दीवार पे टांग कर आप उसको रखिए, क्योंकि ऐसा आपको बहुत ज़्यादा समझ में आएगा, ठीक है ना। अब देखिए ये क्या है, पृथ्वी है। तो पृथ्वी में लंदन कहाँ पर है, यहाँ पे है। कहाँ पे, यहाँ पे। तो अब देखिए लंदन यहाँ पर है। लंदन किस गोलार्ध में स्थित है, किस गोलार्ध में स्थित है, उत्तर या दक्षिण, उत्तरी गोलार्ध में स्थित है। मैं अभी बताया हूँ कि विषुवत रेखा पृथ्वी को दो बराबर गोलार्ध में बांटता है, जो उत्तरी गोलार्ध और दक्षिणी गोलार्ध में। तो जो लंदन है यानी कि ब्रिटेन है, वो किस गोलार्ध में स्थित है, तो उत्तरी गोलार्ध में स्थित है। आप खुद देख रहे हैं, आपके सामने यहाँ पे दिख रहा होगा लंदन। अब लंदन में एक स्थल है, बड़ी फेमस है, जिसका नाम है ग्रीनविच। आपको जब आप उसमें क्या बोलते हैं कि मैप में अगर आप देखेंगे तो आपको लंदन का एक स्थल मिलेगा, जिसे हम ग्रीनविच कहते हैं। ग्रीनविच रेखा बहुत फेमस है, जिसको हम, देखिए जिसको हम आपको बता दे रहे हैं, समझिए बस। ये रेखा यहाँ पे लंदन का ग्रीनविच है, स्थल है लंदन का ग्रीनविच। देखिए लंदन के ग्रीनविच को ही 0 डिग्री देशांतर मान लिया गया है। मेरे कहने का क्या मतलब है, इसको समझिए। 0 डिग्री को ही ग्रीनविच रेखा, जहाँ लंदन का ग्रीनविच है, उसी को 0 डिग्री देशांतर मान लिया गया है, 0 डिग्री देशांतर मान लिया गया है, ठीक। अब देखिए, तो यानी कि अब 0 डिग्री देशांतर रेखा लंदन के ग्रीनविच से होकर गुजर रही है। अब यानी कि 0 डिग्री देशांतर रेखा को हम ग्रीनविच रेखा भी कह सकते हैं, या प्रधान एवं वायुत्तर रेखा भी इसको बोलते हैं। किसको, 0 डिग्री देशांतर को। बड़ा फेमस है ग्रीनविच रेखा।
तो इसी ग्रीनविच रेखा क्यों कहा जाता है? क्योंकि देखिए ग्रीनविच रेखा यानी कि लंदन का ग्रीनविच से होकर 0 डिग्री देशांतर गुजरती है, इसीलिए ग्रीनविच रेखा इतना फेमस है। ठीक, आप समझ गए होंगे कि ग्रीनविच रेखा क्यों इतना फेमस है, क्योंकि वहीं से 0 डिग्री देशांतर रेखाएं गुजरती है, वहीं से 0 डिग्री देशांतर गुजरती है। तो विषुवत रेखा के बारे में आप पहले से ही जान चुके हैं। तो देशांतर रेखा क्या कर रही है? 0 डिग्री लंदन के ग्रीनविच से होकर गुजर रही है। अब यानी कि 0 डिग्री यहाँ पे बनेगा। अब यहाँ से पूरब और इधर से पश्चिम मापा जाएगा, तो यहाँ से यानी कि 0 डिग्री ग्रीनविच रेखा से यानी देशांतर रेखा से, इसको ग्रीनविच रेखा भी कह सकते हैं। तो 0 डिग्री देशांतर रेखा के पूर्वी देशांतर हम कहते हैं, पूर्वी देशांतर रेखा कहते हैं। 0 डिग्री देशांतर के पूरब में पूरब देशांतर रेखा कहते हैं, और 0 डिग्री के पश्चिम में पश्चिम देशांतर रेखा कहते हैं। ठीक, आप समझ गए होंगे। अब देखिए, अब पृथ्वी को 360 डिग्री घूमने में कितना समय लगता है? अब पृथ्वी 360 डिग्री घूमने में कितना समय लेती है? 24 घंटे का, 24 घंटे का समय लेती है। तो अब देखिए एक एक डिग्री का अगर हमको अंतर निकालना होगा तो उसमें कितना समय लगेगा? अब पूरा डिग्री घूमने में यानी कि 360 डिग्री घूमने में पृथ्वी को कितना समय लग रहा है? कितना समय लग रहा है? 24 घंटा समय से 24 घंटा 360 डिग्री घूमने में पृथ्वी को 24 घंटा लग जा रहा है, तो पृथ्वी को 1 डिग्री घूमने में कितना समय लगेगा? अगर आप 24 घंटा को मिनट में बदलेंगे, 24 घंटे को मिनट में आप बदलेंगे तो क्या करेंगे? 24 घंटा को जब आप मिनट में बदलेंगे, 1 घंटा में कितना मिनट होता है? 60 मिनट। तो 24 घंटा को जब आप मिनट में बदलेंगे तो 24 गुणे यानी कि 60 यानी कि 6 से गुणा करेंगे, 60, 24 गुणा 60, तो कुल कितना मिनट आएगा? 1440 मिनट। यानी कि पृथ्वी को एक चक्कर लगाने में कितना मिनट लगता है? 1440 मिनट लगता है। यानी कि कुल कितनी देशांतर रेखाएं खींची गई हैं? 360। तो 360 डिग्री यानी कि 360 देशांतर रेखाओं को पृथ्वी घूमने में कुल कितना समय लगती है? 1440 मिनट में। तो 1 डिग्री घूमने में पृथ्वी को कितना समय लगेगा? 1 डिग्री घूमने में पृथ्वी को कितना समय लगेगा? 1440 मिनट लग रहा है। तो अब क्या करिए, 1440 360 कितनी देशांतर रेखाएं हैं? 360, और 1 डिग्री निकालना है कि 1 डिग्री को घूमने में पृथ्वी कितना समय लेगी। तो 360 से 440 को अगर आप काटेंगे तो 4 आएगा। तो यानी कि पृथ्वी को 1 डिग्री घूमने में कितना समय लगेगा? 4 मिनट का समय लगेगा। पृथ्वी को 1 डिग्री घूमने में कितना समय लगेगा? 4 मिनट का समय लगेगा। तो इसी प्रकार से हमने 1 डिग्री का निकाल दिया कि पृथ्वी अगर 1 डिग्री चक्कर लगाएगी तो उसको 4 मिनट लगेगा। तो 15 डिग्री घूमने में कितना समय लगेगा? आपने निकाल लिया कि 4 मिनट लग रहा है, तो 15 डिग्री घूमने में कितना समय लगेगा? जब आप 1 डिग्री निकाल लिए 4 मिनट, तो 15 डिग्री का यानी कि 15 गुणे 4 कर दीजिए, आपको 60 मिनट आएगा। 60 मिनट आएगा। जब 60 मिनट को अगर हम घंटा में बदलेंगे तो कितना हो जाएगा? 1 घंटा। तो इसी प्रकार से देशांतर रेखाओं का अंतर आता रहता है। कैसे पृथ्वी पर हर एक देश में अलग अलग समय, जैसे कि मान लीजिए कि कैसे भारत का समय और लंदन का समय से 5.5 घंटा आगे कैसे हो जाता है, चलिए उसको हम समझते हैं। यह है नॉर्थ पोल, इसे हम उत्तरी ध्रुव कहते हैं, या साउथ पोल यानी कि इसको दक्षिणी ध्रुव बोलते हैं। अब देखिए पृथ्वी पश्चिम से पूरब की ओर घूमती है। पृथ्वी पश्चिम से पूरब की ओर घूमती है। मान लीजिए सूर्य है, पृथ्वी क्या कर रही है? पश्चिम से पूरब की ओर घूम रही है, सूर्य की परिक्रमा कर रही है, यानी कि सूर्य की चक्कर लगा रही है। कौन? पृथ्वी। तो देखिए पृथ्वी पश्चिम से पूरब की ओर घूम रही है, तो सबसे पहले सूर्योदय कहाँ पर होगा? पूरब में होगा।
कैसे? क्योंकि अभी हम बताएं कि पृथ्वी क्या हो रही है, पश्चिम से पूरब की ओर घूम रही है। तो पू- पश्चिम से पूरब की ओर घूम रही है तो पूरब में सबसे पहले सूर्योदय होगा। उसके बाद से प्रकाश की किरणें पश्चिम में पहुंचेंगी ना, सबसे पहले पूरब में पूछे पहुंचेंगी। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि पृथ्वी पश्चिम से पूरब की ओर घूमती है, तो सबसे पहले पूरब आता है, तो पूरब में सबसे पहले सूर्योदय होता है। सबसे पहले कहाँ सूर्योदय होता है? पूरब में होता है। और धीरे धीरे जब यहाँ पे प्रकाश की किरणें आती हैं, तो यहाँ का जो पूरब से पश्चिम, यानी कि पूरब से जब पश्चिम में जाने लगता है, तो धीरे धीरे शाम होने लगती है। क्योंकि पश्चिम से पूरब की ओर घूम रहा है ना, तो पूरब पूरब वाला पूरब वाला एरिया में तो सूर्योदय होगा। लेकिन जब धीरे धीरे प्रकाश की किरणें जब इधर आने लगेंगी, तो यहाँ पर क्या होने लगेगा? शाम होने लगेगा। क्योंकि पृथ्वी गोलाकार है, क्योंकि पृथ्वी गोलाकार है और वो अपने अक्ष पर घूम रही है। तो पृथ्वी का सबसे पहले सूर्योदय कहाँ पर होगा? पूरब में होगा। जैसे मान लीजिए ये भारत है, मान लीजिए ये भारत है। मान लीजिए ये भारत है। अब देखिए, यहाँ वाला एरिया जो होता है हमारा, वो अरुणाचल प्रदेश होता है। और पश्चिम वाला एरिया, यानी कि पूरब वाला एरिया और ये पश्चिम वाला एरिया, जिसको हम गुजरात बोलते हैं और इसको अरुणाचल प्रदेश बोलते हैं। तो अब देखिए, अभी हमने देखा है कि पृथ्वी पश्चिम से पूरब की ओर घूम रही थी, तो पूरब में सबसे पहले सूर्योदय हो रहा था और पश्चिम में बाद में हो रहा था। तो इसी प्रकार से अरुणाचल प्रदेश में भी सूर्योदय सबसे पहले होगा, इसलिए क्योंकि अरुणाचल प्रदेश पूर्व का सबसे पहला राज्य है। और पश्चिम में कौन सा पहला राज्य है? गुजरात है। कौन सा है? गुजरात है। और यहाँ पे अरुणाचल प्रदेश है। तो अरुणाचल प्रदेश सबसे पहला पूर्व में है। तो पूर्व में सबसे पहले अरुणाचल प्रदेश है, तो सबसे पहले सूर्योदय कहाँ होगा? अरुणाचल प्रदेश में होगा। और पश्चिम में गुजरात है, इसलिए गुजरात में क्या होगा? सबसे अरुणाचल प्रदेश के बाद गुजरात में सूर्योदय होगा। यानी कि मेरा कहने का मतलब यह है कि पूरब में सबसे पहले सूर्योदय होता है और पश्चिम में सूर्योदय बाद में होता है। यही कारण है कि अरुणाचल प्रदेश में 2 घंटा पहले सूर्योदय हो जाता है और पश्चिम में 2 घंटा बाद होता है। इसका कारण यही है कि पृथ्वी पश्चिम से पूरब की ओर घूमती है अपने अक्ष पर, जिसके कारण सबसे पहले पूरब में सूर्योदय होता है, उसके बाद से पश्चिम पश्चिम में सूर्योदय होता है। अब देखिए, इसकी बात अभी इसकी हम चर्चा करेंगे अच्छे से। चलिए हम अपने मुद्दे पे आते हैं। इसको हमने क्या माना था? 0 डिग्री देशांतर रेखा, यानी कि ग्रीनविच। उत्तरी ध्रुव से दक्षिणी ध्रुव को मिलाने वाली रेखा, यानी कि खींची गई रेखा क्या कहलाती है? देशांतर रेखा कहलाती है। इसको 0 डिग्री है, इसको 2 डिग्री मान लीजिए 2 डिग्री। जैसे ये पूरब में है और ये पश्चिम में, बस मैं आपको समय बताने की कोशिश कर रहा हूँ। जैसे मान लीजिए 2 डिग्री है और ये 0 डिग्री है। मैंने अभी आपको बताया है कि 1 डिग्री घूमने में पृथ्वी को 4 मिनट का समय लगता है। पृथ्वी को 1 डिग्री घूमने में कितना समय लगता है? 4 मिनट का समय लगता है। तो डिग और यहाँ पे मान लीजिए समय हो रहा है 12 बज रहा है। तो 2 डिग्री, यानी कि यहाँ जो जो राज्य, यहाँ का जो स्थान है, जो यहाँ की जो सीमा है, जो यहाँ का जो देश है, वहाँ मान लीजिए 12 बज रहा है। और 2 डिग्री जहाँ रेखा खींची गई है, वहाँ पे मान लीजिए कोई देश है। मान लीजिए कोई देश है, तो वहाँ पे क्या समय होगा? जैसे यहाँ पे 12 बज रहा है और 2 डिग्री पर जो जो देश होगा, वहाँ पे क्या समय होगा? तो अब मैं अभी बताया हूँ कि 1 डिग्री घूमने में 4 मिनट का समय लग रहा है। तो पृथ्वी को 2 डिग्री घूमने में कितना समय लगेगा? तो 2 से 4 में गुणा कर देंगे, यानी कि कितना आ जाएगा? 8 मिनट लगेगा 2 डिग्री घूमने में। यानी कि यहाँ पर 12 बज रहा है, तो यहाँ पर कितना बजेगा? 12 बज के 8 मिनट बजा है। ऐसा क्यों हो रहा है? क्योंकि पृथ्वी को 360 डिग्री घूमने में 1440 मिनट लगता है। और जब 1 डिग्री घूमती है पृथ्वी, तो 4 मिनट का समय लगता है। तो यहाँ पर जो समय होगा 0 डिग्री पर 12 बज रहा है, तो 2 डिग्री घूमने में पृथ्वी को कितना समय लग रहा है? तो 1 डिग्री में 4 मिनट, तो 2 डिग्री में घूमने में 4 दूनी 8 मिनट लग रहा है। तो यानी कि यहाँ पे 12 बज रहा है, तो यहाँ पे कितना बजेगा? 12 बज के 8 मिनट होगा। अब हम भारत में, जैसे भारत में इसी प्रकार से भारत में अगर हम देखें, तो इस प्रकार से देशांतर रेखाओं का समय अलग अलग हो जाएगा हर एक देश में। जैसे कि अगर हम भारत की बात करें,
तो भारत का समय लंदन के समय से 5.5 घंटा आगे है। कैसे? देशांतर रेखा से। इसकी अभी अभी हम चर्चा करेंगे। यानी कि लंदन का समय भारत के समय से 5.5 घंटा पीछे है। अभी इसके बारे में हम चर्चा करेंगे। यानी कि आप ये समझिए कि देशांतर रेखा से क्या हो रहा है, समय का चेंजिंग हो रहा है। सबसे विशेष बात तो ये है कि देशांतर रेखा अभी हम समझे यहाँ पे कि यहाँ पे 12 बज रहा है और यहाँ पे 2 डिग्री घूमने में पृथ्वी को 12 बज के 8 मिनट लग जा रहा है। यानी कि पृथ्वी पश्चिम से पूरब की ओर घूम रही है, तो देशांतर रेखा का अंतर आ रहा है। तो इसी प्रकार से अगर हर एक देश में देशांतर रेखाएं गुजरती हैं, हर एक देश में क्योंकि अगर अगर ऐसे हम देशांतर रेखाएं खींचें तो जो जो राज्य जो जो देश होंगे यहाँ पे उनसे तो देशांतर रेखा गुजरेगी। अगर हम बात करें भारत की, अगर हम बात करें भारत की, अच्छा मैं आपके अंदर एक क्यूरियोसिटी नहीं पैदा हो रही है कि हर एक जैसे कि पश्चिम से पूरब की ओर घूम रही है और पृथ्वी को 0 डिग्री से 2 डिग्री घूमने में समय का अंतराल आ गया। किस नियम के अनुसार? देशांतर के नियम के अनुसार। यानी कि देशांतर अगर है तो समय चेंजिंग हो सकता है। जैसे लंदन अभी बताया है कि भारत का समय लंदन के समय से 5.5 घंटा आगे है। तो भारत में तो मान ले भारत है, जैसे मान लीजिए भारत है, मान लीजिए भारत है, दिक्कत होगा बनाने में। भारत की राजधानी क्या है? दिल्ली। दिल्ली यहाँ पे है। भारत की राजधानी क्या है? दिल्ली। तो दिल्ली यहाँ पे है। देखिए भारत भी एक देश, भारत भी एक देशांतरी विस्तार वाला देश है। कैसे? क्योंकि यहाँ से भी तो देशांतर रेखाएं गुजरती हैं, यहाँ से भी तो देशांतर रेखाएं गुजरती हैं। तो भारत क्या हो जाएगा? देशांतरी विस्तार वाला देश हो जाएगा। तो अब देखिए तब तो यहाँ भी तो अंतर आएगा। जब देशांतर रेखा यहाँ भी है तो पूरब में और पश्चिम के समय में तब तो अंतर आएगा ही आएगा, बिल्कुल आएगा। पश्चिम के समय सॉरी पूरब का समय और पश्चिम के समय में अंतर जरूर आएगा। तो अरुणाचल प्रदेश में और गुजरात के समय में अंतर आएगा। उसको समझते हैं कैसे अंतर आएगा। देखिए देशांतर रेखा समय पर निर्भर करती है। यानी कि देशांतर रेखा हम समय से ज्ञात करते हैं और अक्षांश रेखा जब हम पढ़े थे तो उसमें हम आपको बताए थे कि जलवायु, जलवायु के बारे में हम आपको बताए थे उसमें। मान लीजिए भारत है। अब देखिए पूरब पश्चिम, मान लीजिए दक्षिण है, सॉरी उत्तर है और ये दक्षिण है। तो अब देखिए पूरब का समय पश्चिम के समय से 2 घंटा आगे। पूरब में कौन सा राज्य पड़ता है? पूरब में कौन सा राज्य पड़ता है? अरुणाचल प्रदेश। और पश्चिम में गुजरात में। तो पूछेगा कि आप पढ़े होंगे किताबों में कि भारत का देशांतरी विस्तार क्या है? देशांतरी विस्तार करने का मतलब कि यहाँ से लेकर देशांतर रेखा और यहाँ तक पश्चिम और पूरब, यहाँ पे 68 डिग्री से 97 डिग्री तक अक्षांशी सॉरी देशांतरी विस्तार है भारत का। कहने का क्या मतलब है? 68 डिग्री से 97 डिग्री तक, यानी कि कुछ पॉइंट भी रहता है इसमें, हम मोटा मोटा सोचे हैं कि आपको बता दें। 68 डिग्री 7 पूर्वी से लेकर, पूर्वी से लेकर 97.25 डिग्री पूर्वी तक हमारा देशांतरी विस्तार है।
तो अब यहाँ का समय और यहाँ के समय से 2 घंटा आगे कैसे है, यानी कि पूरब का समय हमारे भारत में अरुणाचल का समय और गुजरात का समय से 2 घंटा आगे कैसे है, इसको समझते हैं। देखिए ये क्या है, पश्चिम में गुजरात होता है और पूरब में अरुणाचल प्रदेश होता है। तो अब इनके बीच का हम देशांतर रेखाएं का अंतराल देखें तो 68 डिग्री 7 है और 97.25 है। तो इनके बीच के अंतर कितना है, इनके बीच का अंतर कितना है, मोटा मोटा अगर देखें तो 29 है, लगभग मान लीजिए कि 30 है, 30 डिग्री अंतर है। तो अभी हम आपको बताए हैं कि पृथ्वी पृथ्वी को 360 डिग्री घूमने में 24 घंटा यानी कि 1440 मिनट का समय लगता है। तो 30 डिग्री घूमने में पृथ्वी को कितना समय लगेगा, हम आपको अंतर बता रहे हैं कि कैसे 2 घंटा समय अरुणाचल प्रदेश यानी कि गुजरात से आगे होता है, अरुणाचल प्रदेश का समय 2 घंटा आगे कैसे होता है उसको हम समझते हैं। जैसे 68 डिग्री से 97 डिग्री तक मोटा मोटा समझिए, 68 डिग्री पूर्वी से लेकर 97 डिग्री पूर्वी तक हमारा देशांतरी विस्तार है। तो कैसे अंतर आ जाता है समय में अरुणाचल प्रदेश में और गुजरात में, कैसे समय आ जाता है, तो इनकी तो कुल कितनी देशांतर रेखाएं भारत से गुजरती हैं एक एक डिग्री के अंतराल पे, यहाँ पे दिखाना संभव नहीं है। तो टोटल कितनी देशांतर रेखाएं गुजरती है भारत से, 30 देशांतर रेखाएं गुजरती हैं लगभग। तो पृथ्वी को 1 डिग्री घूमने में 4 मिनट का समय लगता है, तो 30 डिग्री घूमने में पृथ्वी को कितना समय लगेगा, 1 डिग्री में घूमने में पृथ्वी को 4 मिनट का समय लगता है, तो 30 डिग्री घूमने में पृथ्वी को कितना समय लगेगा, 120 मिनट लगेगा। यानी कि पश्चिम से पूरब की ओर घूमती है पृथ्वी, पृथ्वी क्या करती है, पश्चिम से पूरब की ओर घूमती है। तो पश्चिम से लेकर पूरब तक कुल कितना मिनट का अंतर आता है, 120 मिनट का आता है। यानी कि अगर इसको हम घंटा में बदलें तो 2 घंटा का अंतर आता है, कितने का, 2 घंटा का। और यही कारण है कि अरुणाचल प्रदेश में सूर्योदय पहले हो जाता है, जिसके कारण 2 घंटा पहले यहाँ पर सूर्योदय हो जाता है, और गुजरात में पश्चिम पड़ता है और यहाँ पे 2 घंटा बाद में सूर्योदय होता है। यानी कि क्यों ऐसा, क्यों कैसे होता है, क्योंकि देखिए पृथ्वी है पश्चिम से पूरब की ओर घूम रही है, तो सबसे पहले पूरब में होगा ना, क्योंकि वो पश्चिम से घूम रही है, तो पूरब में सबसे पहले होगा। तो 2 घंटा यहाँ पे पहले सूर्योदय हो जाता है अरुणाचल प्रदेश में, और पश्चिम में 2 घंटा बाद होता है। जैसे मान लीजिए अगर यहाँ के शाम के 5 बज रहे होंगे अरुणाचल प्रदेश में, अरुणाचल प्रदेश में शाम के 5 बज रहे होंगे, तो गुजरात में कितने बजेंगे, यहाँ से 2 घंटा का अंतर आता है ना, तो यहाँ पे 5 बज रहे होंगे, तो यहाँ पे कितना बजेगा, 7 बजेगा। कैसे, क्योंकि पृथ्वी गोलाकार होती है और पश्चिम से पूरब की ओर घूमती है, तो पश्चिम से पूरब की ओर घूमती है, तो 5 बज रहे हैं, तो 2 घंटे का अंतर आता है, 30 डिग्री देशांतरी विस्तार है हमारे भारत का। तो पूरा कुल अंतर कितना आता है, 120 मिनट का आता है, यानी कि 2 घंटे का। तो 2 घंटे का अंतर आता है, तो पूरब में 5 बज रहे होंगे, तो 2 घंटे उसको अंतर कर दीजिएगा, तो यानी कि 60, यानी कि 2 घंटे पीछे कर देंगे तो 7 हो जाएगा। तो इसी प्रकार से देशांतरी विस्तार रहा हमारे भारत का, यानी कि भारत में यानी कि भारत में इधर क्या होता है, पूरब, अभी हम आपको बताए थे, पूरब में 2 घंटा पहले सूर्योदय हो जा रहा है, और गुजरात यानी कि पश्चिम में 2 घंटा बाद सूर्योदय हो रहा है। यानी कि प्रत्येक देश में यही समस्या होती होगी कि देशांतर रेखा का अंतर आता होगा, तो 2 घंटा पूरब में पहले सूर्योदय हो जाता होगा, और पश्चिम में 2 घंटा, सॉरी, पूरब में 2 घंटा, हाँ, पूरब में 2 घंटा पहले सूर्योदय हो जाता होगा, और पश्चिम में 2 घंटा बाद सूर्योदय होता होगा। तो प्रत्येक देश में ये समस्याएं आती होगी। तो हम अपने देश में खुद देखें तो 2 घंटा पहले सूर्योदय यहाँ पे हो जा रहा है, और 2 घंटा बाद यहाँ पश्चिम में सूर्योदय हो रहा है। तो इसकी सुविधा के लिए देखिए, यहाँ पे समस्या तो हो रहा है ना भारत में, क्योंकि अब ये बोलेंगे कि हमारा सही समय है, और गुजरात वाले बोलेंगे कि हमारे सही समय है। तो इन दोनों के समस्याओं के लिए, यानी कि प्रत्येक देश, हम अपने देश की बात कर रहे हैं, हम अपने देश में बात कर रहे हैं कि इसकी समस्या के लिए हमने एक मानक समय मान लिया है। मानक समय मानने का यह अर्थ है कि हमने एक रेखा को मान लिया है कि जो वहाँ पे समय होगा वो पूरे
हमारे जो भारत के पूरे राज्य हैं उनको मानना पड़ेगा। देखिए, यानी कि देखिए, अभी हम आपको बताएं कि पूरब में 2 घंटा पहले सूर्योदय हो जा रहा है और पश्चिम में 2 घंटा बाद हो रहा है। तो इन दोनों को समस्याओं के लिए भारत में हमने एक समय मान लिया है। इसका इसका नाम है 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर। इसका नाम क्या है? यानी कि ये 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर, यानी कि 82.5 डिग्री से देशांतर रेखा गुजरती है पूरब में। 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर, पूर्वी देशांतर को हमने क्या मान लिया है? मानक समय मान लिया। क्या मान लिया हमने? मानक समय मान लिया। मानक समय यानी कि अब भारत के प्रत्येक राज्य को भारत के प्रत्येक राज्य को 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर की कहाँ से गुजरती है? इसको भी लिख लीजिए। इलाहाबाद के इलाहाबाद के नैनी से। इलाहाबाद आप जानते होंगे कि उत्तर प्रदेश में आता है, तो इलाहाबाद के नैनी से होकर ये 82.5 डिग्री यहाँ से, यानी कि इलाहाबाद यह है, और इलाहाबाद के 82.5 डिग्री देशांतर रेखा पूर्वी इलाहाबाद के नैनी से होकर गुजरती है। तो अब देखिए, यानी कि अब 82.5 डिग्री पर जो हमारा देशांतर रेखा है, वहाँ जो समय होगा वो गुजरात को भी मानना पड़ेगा और अरुणाचल प्रदेश को भी मानना पड़ेगा। हमने मानक समय अपनी सुविधा के लिए मान लिया गया है कि पूरे, अगर देश है हमारा ये, भारत की राजधानी दिल्ली है, यानी कि अब ये भारत है। भारत में हमने एक समय मान लिया है कि इस समय इलाहाबाद के नैनी में जो समय होगा वो पूरे देश को मानना पड़ेगा। यानी कि प्रत्येक राज्य की सुइयां अलग अलग होती हैं। प्रत्येक राज्य की सुइयां अलग अलग होती हैं, तो उस सुइयों को समान करने के लिए हमने 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर इलाहाबाद के नैनी से होकर गुजरती है, उसको हमने मानक समय मान लिया। अब जो वहाँ पे जो यहाँ पे जो इलाहाबाद के नैनी से यहाँ जो समय होगा वो पूरे हमारे भारत के जितने भी राज्य हैं, 28 राज्यों को मानना पड़ेगा, और केंद्र शासित प्रदेश यानी कि उन लोगों को भी मानना पड़ेगा। और प्रश्न बनता है कि 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर कितने राज्यों से होकर गुजरती है? मैंने यहाँ पे राज्य को भी दर्शाया है कि कितने राज्यों से होकर गुजरती है। आपको यहाँ पे दिख रहा होगा कि ये यूपी है, एमपी है। यूपी मतलब उत्तर प्रदेश, एमपी मतलब मध्य प्रदेश, चंडीगढ़, यहाँ पे दिखाना उड़ीसा, लिख सकते हैं आप उड़ीसा, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश। यानी कि 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर कितने राज्यों से होकर गुजरती है? 5 राज्यों से। कौन कौन से? एमपी, यूपी, एमपी, चंडीगढ़, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश। कुल टोटल कितने राज्यों से होकर गुजरती है? 5 राज्यों से होकर गुजरती है। अब देखिए, यहाँ तक आप समझ गए होंगे कि 82.5 डिग्री पे, यानी कि जो यहाँ पे जो समय होगा वो भारत के प्रत्येक राज्य को वो समय मानना पड़ेगा। जैसे मान लीजिए कि अब यहाँ पे अ, हम देख रहे थे कि पूरब में अगर 5 बज रहा है तो 2 घंटा का अंतर होता था, तो यहाँ पे 7 बज रहा था। तो अब दोनों को क्या करना पड़ेगा? अब समान यहाँ का जो समय होगा इसको भी मानना पड़ेगा और इसको भी मानना पड़ेगा। ठीक। अब देखिए, अभी हमने सीखा है कि कुछ देर पहले कि लंदन का समय और भारत के समय से 5.5 घंटा पीछे है। यानी कि भारत का समय लंदन के समय से 5.5 घंटा आगे है। कारण क्या है इसको समझते हैं। इसको इरेज कर दे रहा हूँ, आप लिख लिए होंगे कि कुल टोटल कितने राज्यों से? 5 राज्यों से होकर 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर गुजरती है। यह प्रश्न बहुत बार पूछता है, आप इसको लिख नोट कर लीजिएगा। अब हम सीखते हैं कि लंदन का समय और भारत का समय से साढ़े 5 घंटा पीछे कैसे है, उसको हम समझ लेते हैं। उसमें भी देशांतर रेखा को एक दर्शाया गया है। देखिए, मान लीजिए कि ये पृथ्वी है। अभी हम आपको बताए हैं कि ये उत्तरी ध्रुव है, यानी कि नॉर्थ पोल, और ये कौन सा? साउथ पोल।
देखिए, नॉर्थ पोल और साउथ पोल अभी हम आपको बताएं कि देशांतर रेखा किसे कहते हैं। नॉर्थ पोल यानी कि उत्तरी ध्रुव से दक्षिणी ध्रुव पर खींची गई रेखाएं जो आपको देखने को मिलती हैं, वो कौन सी रेखाएं देखने को मिलती है आपको? देशांतर रेखाएं देखने को मिलती है। ठीक, देखिए देशांतर रेखा की बड़ी खास विशेषताएं हैं कि यह उत्तरी ध्रुव से दक्षिणी ध्रुव तक कई रेखाएं यहीं से खींची गई हैं, इसकी विशेषता होती है। आप ग्लोब में जब आप देखेंगे तो आपको ये दिखेगा, और आप अपने दीवार पर मैप को चिपका दीजिएगा, इसको मत भूलिएगा, ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। देखिए, नॉर्थ पोल साउथ पोल। अब हम आपको प्रश्न क्या था हमारा कि 5.5 घंटा लंदन का समय पीछे कैसे है भारत से। अभी हम आपको बताए हैं कि लंदन के ग्रीनविच से होकर गुजरने वाली देशांतर रेखा 0 डिग्री देशांतर रेखा कहलाती है। लंदन के ग्रीनविच से, यहाँ पे लंदन का ग्रीनविच है, आप एटलस में देखेंगे, एटलस में आप जब देखेंगे तो यहाँ पे कौन सा है? 0 डिग्री देशांतर है, यानी कि ग्रीनविच, इसको ग्रीनविच रेखा भी बोलते हैं। तो ये क्या है? 0 डिग्री देशांतर है। अब यहाँ पर क्या है? ग्रीनविच, लंदन, लंदन यानी कि यहाँ पे कौन सा है? लंदन। ठीक, अब हमारा भारत कहाँ पर है? हमारा भारत यानी कि यहाँ पे मान लीजिए हमारा भारत है। आप ग्रीनविच आप देखेंगे एटलस में तो 82.5 डिग्री यहाँ पे, यानी कि अभी हम मानक हमारा सभी माना है, अभी माने है कि 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर इलाहाबाद के नैनी से होकर गुजरती है 5 राज्यों से। तो अब हम कह रहे हैं कि यहाँ से 0 डिग्री और यहाँ पर 82.5 डिग्री, यानी कि यहाँ पे भारत है और यहाँ पे लंदन है। तो लंदन का समय भारत के समय से 5.5 घंटा पीछे कैसे है, इसको हम समझते हैं। यानी कि भारत का समय लंदन का समय से 5 घंटा आगे कैसे है, और जब वही चीज हम लंदन का समय और भारत से तुलना करेंगे तो लंदन का समय 5.5 घंटा पीछे हो जाएगा और भारत का समय 5.5 घंटा आगे हो जाएगा। ऐसा कैसे होता है उसको हम समझ लेते हैं। थोड़ा सा मैं रिवीजन कर दे रहा हूँ। पृथ्वी को 2 बराबर गोलार्ध में बांटने वाली रेखा को हम क्या बोलते हैं? 0 डिग्री विषुवत रेखा बोलते हैं। ये सबसे लंबी रेखा होती है विषुवत रेखा की। ये पृथ्वी को 2 बराबर गोलार्ध में बांटती है। गोलार्ध का अर्थ होता है कि गोला को 2 भागों में बांट दिया जाता है तो वो गोलार्ध हो जाता है। तो पृथ्वी, ये आपको पृथ्वी दिख रही होंगी। तो अब 82.5 डिग्री और 0 डिग्री, ठीक, इनके बीच का हम अंतर बता रहे हैं समय का, कैसे 5.5 घंटा यह यहाँ का समय पीछे हो जाता है भारत से। हम आपको बताए हैं कि 1 डिग्री घूमने में पृथ्वी को 4 मिनट का समय लगता है। इसके पहले अभी हम सीखे हैं जस्ट कि 1 डिग्री घूमने में पृथ्वी को 4 मिनट का समय लगता है, तो 82.5 डिग्री घूमने में पृथ्वी को कितना समय लगेगा? 82.5 डिग्री घूमने में पृथ्वी को कितना समय लगेगा? यानी कि 82.5 डिग्री कहने का मतलब है कि 1/5। जब आप 1 में 2 से भागा लगाएंगे तो कितना आएगा? 0.5 आएगा, 0.5 आएगा। ठीक, ये मैथ है, इसको भी समझ लीजिए इसी में। तो अब कह रहा है कि 1 डिग्री घूमने में 4 मिनट का समय लगता है, तो 82.5 डिग्री घूमने में पृथ्वी को कितना समय लगेगा? तो इसको 4 से गुणा कर दीजिए। जब आप इसको 4 से गुणा करेंगे तो कितना मिनट का अंतर आएगा? 330 मिनट का। यानी कि घंटा में अगर हम इसको बदलेंगे तो 5 घंटा 30 मिनट। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि 5.5 घंटा का अंतर आ रहा है। कैसे? क्योंकि देखिए पृथ्वी पश्चिम से पूरब की ओर घूमती है, और जब पृथ्वी पश्चिम से पूरब की ओर घूमती है तो यहाँ का जो अंतर आपको दिख रहा है देशांतर देशांतर रेखा के कारण ही आपको अंतर दिख रहा होगा कि यहाँ से यहाँ तक की पृथ्वी को चक्कर लगाने में 5.5 घंटा का अंतर लग रहा है। ऐसा क्यों? ऐसा क्यों है कि यहाँ पे यहाँ का समय आगे है, यानी कि भारत का समय 5.5 घंटा लंदन के समय से आगे कैसे है? पृथ्वी जो है वो क्या है? पश्चिम से पूरब की ओर घूमती है, मतलब कि इधर से इधर, मतलब कि ऐसे करके घूमती है। और मान लीजिए यहाँ पे सूरज है, मान लीजिए सूरज है, तो सूरज इधर पूर्व है ना, तो सबसे पहले पूरब में उगेगा कि नहीं सूर्योदय, तब न जाकर पश्चिम में आएगा। यानी कि पश्चिम से जब पूरब की ओर जाएगा तो पूरब में सबसे पहले सूर्योदय होगा, तो इसलिए सूरज पहले यहाँ पे पड़ जाता है। यानी कि 5.5 घंटा देशांतर रेखा और लंदन का समय और
भारत का समय से 5.5 घंटा का अंतर देखने को मिल जाता है। अब हम सीखते हैं कि भारत किस गोलार्ध में स्थित है। भारत किस गोलार्ध में स्थित है। ये बहुत बार पूछता है प्रश्न, बहुत लोग गलती मान लेते हैं। भारत किस गोलार्ध में स्थित है। देखिए आप रटते आए होंगे कि भारत उत्तरी गोलार्ध में स्थित है, लेकिन हम आपको बताएंगे कि उत्तरी तथा पूर्वी गोलार्ध दो, यानी कि वो उत्तरी गोलार्ध में भी स्थित है और पूर्वी गोलार्ध में स्थित है। ऐसे कैसे, समझिए इसको। ये पृथ्वी है। आप सीखे हैं कि पृथ्वी को दो बराबर गोलार्ध में बांटने वाली रेखा को हम क्या बोलते हैं, विषुवत रेखा बोलते हैं। विषुवत रेखा को ही हम भूमध्य रेखा बोलते हैं। इसको इंग्लिश में भूमध्य रेखा को इक्वेटर बोलते हैं, और भूमध्य रेखा को ही अक्षांश रेखा बोलते हैं। देखिए चिड़िया एक ही है, नाम बस अलग अलग है। तो हम क्या कहना चाहते हैं, विषुवत रेखा पृथ्वी को दो बराबर गोलार्ध में बांटती है, तो 0 डिग्री यहाँ पर हो जाएगा। विषुवत रेखा सबसे लंबी रेखा होती है, इसको कौन सी रेखा बोलेंगे, विषुवत रेखा। अभी दो बराबर गोलार्ध में बांट रहा है, इसको ध्यान रखिएगा। अभी हम फिर यहाँ पर भी हम आपको बताए हैं, ये उत्तरी है, उत्तरी ध्रुव है, और ये दक्षिणी ध्रुव है, और ये पूर्वी पूरब है, और इधर पश्चिम है। तो अब यानी कि विषुवत रेखा दो बराबर गोलार्ध में बांट रहा है, तो एक गोलार्ध उत्तरी ध्रुव में चला जा रहा है और एक गोलार्ध दक्षिणी ध्रुव में चला जा रहा है। और हमारा भारत कहाँ पर स्थित है, यह है 23.5 डिग्री कर्क रेखा। तो आप जानते हैं कि कर्क रेखा तो भारत से ही मिलता है ना, तो यानी कि भारत से मिलता है, तो यहाँ पर आपका भारत है। यहाँ पर भारत दिखाना संभव नहीं है, मान लीजिए यहाँ पे भारत है। मान लीजिए कि भारत है, त्रिभुज जैसे आपको दिख रहा होगा, यहाँ पे मान लीजिए भारत। 82.5 डिग्री कर्क रेखा। मैं आपको केवल बताना चाहता हूँ कि भारत किस गोलार्ध में स्थित है। अब देखिए विषुवत रेखा पृथ्वी को दो बराबर गोलार्ध में बांट रही है, जिसका एक गोलार्ध उत्तरी ध्रुव हो जा रहा है और एक गोलार्ध दक्षिणी ध्रुव हो जा रहा है। तो अब उत्तरी गोलार्ध में आप देख रहे हैं कि यहाँ पे पृथ्वी है ना, तो किस गोलार्ध में स्थित है, उत्तरी गोलार्ध में ना, क्योंकि उत्तरी और दक्षिणी भागों में बांट रहा है, तो भारत किस गोलार्ध में स्थित है, उत्तरी गोलार्ध में है। तो आप रटते हुए आ रहे हैं कि ये उत्तरी गोलार्ध में स्थित है, लेकिन मैं आपको बता देता हूँ, आप सीखे हैं अभी कि लंदन के ग्रीनविच से होकर गुजरने वाली देशांतर रेखा 0 डिग्री देशांतर रेखा कहलाती है। लंदन का ग्रीनविच यहाँ पर है, 0 डिग्री। अब देखिए 0 डिग्री देशांतर रेखा भी पृथ्वी को दो बराबर गोलार्ध में बांट रही है, जिसका एक गोलार्ध पूरब गोलार्ध हो रहा है और एक पश्चिम गोलार्ध हो रहा है। इधर देख रहे हैं पश्चिम और इधर पूरब। विषुवत पूछेगा तो विषुवत में एक गोलार्ध उत्तरी दो गोलार्ध और एक दक्षिणी गोलार्ध, लेकिन जब आपसे 0 डिग्री देशांतर रेखा जब पूछेगा, तो पृथ्वी को जब दो देशांतर रेखा बांटेगी तो एक पूरब में और एक पश्चिम में, यानी कि भारत पूरब में भी आ रहा है। तो भारत उत्तरी तथा पूर्वी गोलार्ध का देश है। भारत उत्तरी तथा पूर्वी गोलार्ध का देश है। आप इसको रटिए मत, समझ लीजिए। देखिए कैसे, यहाँ पर दिख रहा है कि नहीं आपको भारत, तो इसी प्रकार से भारत उत्तरी तथा पूर्वी गोलार्ध में वाला देश है। तो इस प्रकार से हमारा ये भी हम सीख चुके हैं। अब हमारा देशांतर रेखा भी खत्म हो चुका है। अब हम सीखेंगे कि क्लास 10th का चैप्टर 1 संसाधन एवं विकास। आपके मन में एक प्रश्न आ रहा होगा कि क्लास 10th का पहला चैप्टर, यानी कि पहले आप इसको पढ़ा दिए हैं, उसके बाद से क्लास 10th को फिर पढ़ाने क्यों चले जा रहे हैं। देखिए हर एक चैप्टर का एक बेसिक होता है, तो जियोग्राफी में जो बेसिक है, यानी कि जो भूगोल में जो पहला चैप्टर है, जो इसको आपको सीखना ही सीखना है। ऐसा क्यों, आप तो देखिए अभी आप रटते आ रहे थे कि भारत उत्तरी गोलार्ध में स्थित है। देखिए उत्तरी और पूर्वी गोलार्ध में स्थित है, ठीक है ना। तो इस प्रकार से आप इसको कैसे समझे, बेसिक रूप से समझे। तो लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड जियोग्राफी का सबसे बेसिक चैप्टर है, तो इसको हम पहले सिखा दिए हैं, ताकि अभी हम आपके इसके आगे जो पहले आप कोई भी चैप्टर आपको समझाएंगे तो आपको बिल्कुल आसान तरीका में समझ में आएगा। तो अब हम क्लास 10th का पहला चैप्टर हम स्टार्ट करेंगे, जिसका नाम होगा संसाधन एवं विकास। इसी प्रकार से बहुत बहुत धन्यवाद आपको। हमें उम्मीद होगी कि आप इसको समझ गए होंगे।